हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम एक और नया जीवन परिचय लेकर आए हैं। वो है बाल मुकुंद गुप्त जी का, जिन्होंने एक व्यंग्यात्मक रचना की। उसका नाम है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण किस प्रकार की रचना है? व्यंग्यात्मक। इस पे व्यंग्य किया गया है। व्यंग्य व्यंग्य का मतलब आलोचना, कटाक्ष। ठीक है। ये तो बाल मुकुंद गुप्त जी का हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। एक बाल मुकुंद गुप्त जी की एक प्रमुख रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे, और उसी की दो पंक्तियां हैं जो सबसे ऊपर लिखी गई हैं। ये आप देख लेना, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला दीजिए। ये जो पंक्तियां हैं ये किस में लिखी गई है? शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है। अब हम शुरू करते हैं जीवन परिचय। इनका बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ? 1865 में। गांव कौन सा था? गुड़ियानी। जिला रोहतक। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 1865 में गुड़ियानी ग्राम के रोहतक जिले में हुआ। अब मैं एक बात बता देती हूँ आपको। रोहतक जो जिला है, पहले पहले गुड़ियानी गांव जो है पहले रोहतक जिले में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में ये झज्जर में पड़ता है। वर्तमान में हरियाणा के झज्जर झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। इसकी इनकी प्रमुख ये रचनाएं और प्रमुख संपादन हम देख लेते हैं। तो जन्म स्थान तो आपको शायद याद हो गया होगा। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में ग्राम गुड़ियानी में, जिला रोहतक में, हरियाणा में हुआ था, जो कि अब हरियाणा के झज्जर जिले में गुड़ियानी गांव पड़ता है, जो कि कोसले के पास है। रेवाड़ी में शायद आता है ये। अब कुछ एक पत्र पत्रिकाएं थी, अखबार थे, जिनके ये संपादक रहे। तो वो संपादक किस किस के रहे? अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। ये कुछ समाचार पत्र थे जिनका इन्होंने संपादन किया। तो एक बार फिर से देख लेंगे किस किस का संपादन किया, कौन कौन से समाचार पत्र का संपादन किया। अखबार ए चुनार, ये इनका उर्दू में छपता था। हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। भारत मित्र जो है ये कोलकाता से प्रकाशित होता था, और इसे इन्होंने 1899 में इसका संपादकत्व संभाला था, बाल मुकुंद गुप्त जी ने। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि ये 42 वर्ष की उम्र में ही इस संसार से अलविदा हो गए थे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। ये तीन रचनाएं हैं, आप याद रखना। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। अब हम शिव शंभू के चिट्ठे की बात करते हैं। तो जो हमारा ये पाठ है विदाई संभाषण, ये किसमें से उसी का एक अंश है। किसका? शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है विदाई संभाषण। और इस शिव शंभू के चिट्ठे में सारी इसकी व्यंग्य रचनाएं हैं, जो उस समय, क्योंकि इनका जन्म देखो 1865 में हुआ था, और हमारी ये क्रांति जो थी 1857 में हुई थी, देश को आज़ाद कराने के लिए 1857 की क्रांति हुई। और जन्म इनका कैसा हुआ, कब हुआ था? 1865 में। और 1947 को आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक का जो समय है, नहीं सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक का जो समय 1857 से 1947 को जो समय है, उस समय जो है हमारे देश में राष्ट्रीय गतिविधियाँ चल रही थी, आंदोलन हो रहे थे। असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने भी कई सारे आंदोलन चलाए, और देश को आज़ाद कराने के लिए कई सारी गतिविधियाँ जो है जोर पकड़े हुई थी। तो गर्मा गर्म माहौल था। और उस समय जो हमारे समाचार पत्र थे इसमें, और जो हमारी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, उन्हीं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो हमारे देशभक्त थे या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो पब्लिक तक अपना संदेश पहुंचाते थे, पब्लिक को उत्साह से भरते थे, पब्लिक को जागरूक करते थे कि किस किस प्रकार के अत्याचार सरकार हमारे ऊपर कर रही है।
तो ये पत्रिकाओं का उस समय अहम रोल होता था, क्योंकि जो कवि होते थे, जो लेखक होते थे, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से ही पब्लिक को जागृत करते थे, पब्लिक को सचेत करते थे, अपना संदेश पहुंचाते थे। तो इस तरीके से इनका एक अहम रोल था। और संपूर्ण बात पर अगर प्रकाश डाले तो ये कहे कि बाल मुकुंद गुप्त जी का जो जीवन था राष्ट्रीयता से भरा हुआ था, राष्ट्रीयता से कूट कूट कर भरा हुआ था। ठीक है, तो उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, एक बार फिर से आपको याद करा। जन्म कहाँ हुआ, 1865 में। गांव कौन सा था, गुड़ियानी गांव था। कौन से जिले का, अब वर्तमान में झज्जर, पहले किस में पड़ता था, रोहतक में पड़ता था। इन्होंने संपादक किस किस का किया, कौन कौन से समाचार पत्र का संपादन किया, अखबार ए चुनार, अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान और हिंदी बंगवासी और भारत मित्र। भारत मित्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 1899 में इन्होंने कार्यभार संभाला और बाल मुकुंद जी इनके संपादक बने 1899 में। और 1907 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इन्हें इनका संपादन किया। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, 3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। नंबर 1 शिव शंभू का चिट्ठा, नंबर 2 है चिट्ठे और खत, और नंबर 3 है खेल तमाशा। मतलब ट्रिक अगर याद रखो तो खेल ही खेल में चिट्ठे लिख दिए शिव शंभू के। ठीक, 1907 में इनकी मृत्यु हुई। आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी की जो है आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। तो इसका मतलब ये सीधी सी बात है कि उर्दू की जानकारी भी थी, इन उर्दू के बारे में इनको अच्छा ज्ञान था। बाद में इन्होंने हिंदी सीखी, बाद में हिंदी सीखी है। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मतलब तरीके से जो इन्होंने पढ़ाई की वो तो 8वीं तक ही पास की। और ये भी बता देती हूँ, जब वो 21 साल के थे, 21 साल के थे, तब इन्होंने मिडिल की क्लास पास की थी, प्राप्त की। मगर क्या था, 8वीं तक तो पढ़े, विधिवत स्कूल में जाकर तो 8वीं तक पढ़े, मगर स्वाध्याय को, स्वाध्याय होता है स्व अध्ययन, खुद का अध्ययन, खुद से पढ़ना से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने अपने स्वयं अध्ययन कर करके काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। देखो, अब आपको बात बताती हूँ। जब हम आधुनिक युग की बात करते हैं, जब हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया जाता है, तो आधुनिक काल जो है उसका सबसे पहला आता है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, और उसके बाद आता है द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी का काम किसने किया, बाल मुकुंद गुप्त जी ने। ठीक, ये बात इसने यहाँ कही है। भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नव जागरण के सक्रिय पत्रकार थे। पत्रकार थे ये, एक किसके थे, राष्ट्रीय नव जागरण के। राष्ट्रीय नव जागरण, आपको पता है भारतेंदु युग को क्या नाम दिया गया था, पुनर्जागरण काल। तो ये किसके थे, राष्ट्रीय नव जागरण, मतलब राष्ट्र को जगा रहे थे, लोगों को सचेत कर रहे थे, आज़ादी की मांग कर रहे थे। एक बाल मुकुंद गुप्त जी के जो समय है, इन्होंने अपना स्वर्ण भविष्य दिखाई दे रहा था। और कुछ इनकी संभावना भी थी इनको, मतलब कुछ ऐसे संकेत मिल रहे थे कि हाँ, हम अब तो आज़ाद ही हो जाएंगे। तो स्वर्ण भविष्य का सपना इनकी आंखों में था, जो भारत आज़ादी का सपना इनकी आंखों में था। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। मतलब जिस तरह से हमने बताया था मुंशी प्रेमचंद जी का कि वो अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे और साथ साथ अपना साहित्य सृजन करते थे, ठीक उसी प्रकार से आपको कुछ अलग से याद नहीं करना, ठीक उसी प्रकार से बाल मुकुंद गुप्त जी भी एक ऐसे अन्य पत्रकारों की तरह ही उस काम के साथ साथ साहित्य सर्जन भी करते रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। आपको पता है स्वाधीनता संग्राम मतलब आज़ादी के लिए जो संग्राम छिड़ा हुआ था, आज़ादी के लिए जो संग्राम छिड़ा हुआ था उसको
आज देखो, जब हमें देश आज़ाद करवाना है तो लोग किससे लड़ते हैं? हथियारों से लड़ते हैं। लेकिन जो हमारे लेखक हैं वो किससे लड़ते हैं? पत्रकारिता के लिए। स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी पत्रकारिता, उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार था। यानी कि वो अपने पत्रों के माध्यम से, वो अपने समाचार पत्र के माध्यम से जनता तक संदेश भेजते थे। और वो मतलब सारी बातें जिस तरह से पब्लिक को आज़ादी के लिए आह्वान करना, उनको इकट्ठा करना, आंदोलन करना, सक्रिय रूप से भाग लेने के लोगों के अंदर चेष्टा जागरूक करना, ये सब काम वो किसके माध्यम से करते थे? पत्रकारिता के माध्यम से करते थे। यही कारण, मतलब पत्रकारिता उनके एक हथियार था देश को आज़ाद कराने के लिए। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। जो आदमी उन्होंने जो लेखन लिखा है, जो उन्होंने लिखा है उसमें बिल्कुल भी यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता, मतलब डर नहीं है कहीं पर भी। डर का मतलब ये है, डरने का मतलब ये है कि कोई लाठियों से डरते हैं ये। मतलब इनकी कलम ने जो कुछ लिखा, वो जो चाहा, इनके मन में जो आया, अंग्रेजों के खिलाफ जो आया, वो सब इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। इन्होंने ये परवाह नहीं की कि हमारे साहित्य को पढ़कर, हमारी रचनाओं को पढ़कर, हमारे समाचार पत्रों को पढ़कर कहीं जो है अंग्रेज भड़क गए तो, कहीं सरकार भड़क गई तो, मतलब सरकार भड़क गई तो क्या होता था? इनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते थे। लेकिन इन्होंने इस तरह की कोई भी किसी भी बात की परवाह नहीं की। तो इनकी रचनाओं में निर्भीकता पूरी तरह से मौजूद है। तभी तो व्यंग्य कर देते हैं। अब देखिए, अगर हमारे सामने कोई आदमी खड़ा है, हम उसके ऊपर व्यंग्य करते हैं तो क्या होता है? वो हमें लड़ भी सकता है, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है। तो जिस आदमी को डर नहीं लगता वो निर्भीकता से बोलेगा। इन्होंने सेम ऐसे ही बालमुकुंद गुप्त जी ने बड़ी निर्भीकता के साथ अपना लेखन कार्य किया और व्यंग्यात्मक लेखन कार्य किया। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी दिखाई पड़ता था। मतलब निर्भीकता के साथ साथ तो अपना साहित्य लिखा ही, साथ में उसमें क्या था? व्यंग्य विनोद। व्यंग्य व्यंग्य का मतलब तो होता है कटाक्ष, यानी कि आलोचना, और विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक करना। तो व्यंग्य विनोद भी दिखाई देता था उनकी रचनाओं में। अब एक यहीं पर बात क्लियर कर देती हूँ कि प्रश्न में अगर आपसे पूछे कि बाल मुकुंद गुप्त जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषता बताइए, तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यह उनकी साहित्यिक विशेषताओं के अंदर ही आ जाएगा। जैसे उनके साहित्य में निर्भीकता का भाव था, ठीक, उसमें वो व्यंग्य प्रधान था, व्यंग्य विनोद प्रधान था, राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो इस तरह से आप उनके साहित्य के बारे में बता सकते हैं। और उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया। अब मैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं आपको बताती हूँ। नंबर 1, राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना। और नंबर 2, ये आपको बताया था व्यंग्य विनोद। ये व्यंग्य विनोद मतलब इस तरह की भावनाएं, इस तरह की रचनाएं लिखने में ये सक्षम थे। व्यंग्य विनोद और अनुवाद, अनुवाद। और एक और है, फिर और मैं लास्ट में बताती हूँ आपको, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। जो इसमें नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम इसे पूरा कर लेते हैं। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। ये उनकी भाषा शैली यहाँ से शुरू हो जाती है। उन्होंने किस किस के अनुवाद किए? बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। अब अनुवाद मैं आपको बताती हूँ, अनुवाद किस किस का किया इन्होंने। बांग्ला की एक रचना थी भड़ेल भागिनी। कौन सी एक रचना थी? भड़ेल भागिनी, भड़ेल भागिनी। आप इसे नोट डाउन कर लेना। भड़ेल भागनी का, ये बंगला की एक रचना थी, इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। किसने? बालमुकुंद गुप्त जी ने का सुंदर अनुवाद किया। एक किसका किया? रत्नावली वाटिका, रत्नावली, रत्नावली वाटिका, रत्नावली वाटिका का इन्होंने अनुवाद किया। तो इनके साहित्य की विशेषता क्या हुई? अनुवाद, और दूसरा व्यंग्य विनोद, और तीसरा राष्ट्रीयता की भावना। ये सब इनकी साहित्यिक विशेषताएं हो जाएंगी। अब भाषा शैली के बारे में देखो। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे।
अनस्थिर मतलब शब्दों के अद्भुत पारखी थे। वो शब्दों का जब प्रयोग करते थे तो बड़ी शुद्धता के साथ करते थे, परख कर करते थे। अशुद्ध नहीं करते, भाषा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते थे। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। देखो, ये तो मुझे भी कई बार दुख होता है, हिंदी का टीचर होने के नाते मैं कई बार यूट्यूब पे देखती हूँ कि लिखे जाते हैं और शुद्ध अक्षर नहीं लिखते हैं। अशुद्ध, पूरी तरह से अशुद्ध, जैसे कोई हरियाणा जीके पढ़ा रहा है, पूरी तरह से अशुद्ध लिखे जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे पूरी अच्छी तरह से हिंदी की पूरी नॉलेज है, मैं कहती हूँ मैं रत्ती भर भी नहीं जानती हूँ, इतना मुझे नहीं पता जितनी नॉलेज होनी चाहिए थी। और हो सकता है पता हो, लेकिन मैं अपने आप से कोई अपनी ये गर्व भरी बात नहीं कहूँगी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ना तो हिंदी पूरी तरह से शुद्ध पढ़नी आती है और ना ही लिखनी आती है। तो मेरा भी कुछ रवैया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की तरह ही है। कुछ एक यहाँ ये कि इसमें तो लिखते लिखते कई अक्षर रह जाते हैं, लेकिन वैसे हम नहीं लिखते हैं गलत, अशुद्ध, कोशिश करते हैं कि शुद्धि लिखें। तो एक अनस्थिरता शब्द था, शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से लंबी बहस की। तो अनस्थिरता, अब आप बताइए अस्थिरता होता है या अनस्थिरता होता है, तो इसमें से कौन सा सही है? इस शब्द को लेकर इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए एक लंबी बहस की। इस ये लाइन आपको याद रहेगी, इससे आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में लिखते वक्त कि उन्होंने जो शब्द थे, शब्दों का वो अद्भुत पारखी थे, शब्दों के अद्भुत पारखी थे, शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करते थे। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। विदाई संभाषण, अब हम बात, ये तो सारा हो गया उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में, उनके संपादक के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, संपादक किस किस का किया इन्होंने, संपादक किस किस का किया? अखबार चुनार, जमाना, कोहिनूर, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, हिंदुस्तान, भारत मित्र, इन सब का तो इन्होंने संपादक किया। रचनाएं कौन थी इनकी? शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठे और खत, और क्या था? चिट्ठे और खत और खेल तमाशा, ये तीन इनकी रचनाएं थी। फिर मैंने बीच में आपको इनकी साहित्यिक विशेषताएं बताई, कुछ भाषा के बारे में बताया, और इन ये क्या थे? एक भारतेंदु युग और भारतेंदु युग और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी का काम करते थे इन्होंने, और भाषा को सुधारने में इन्होंने अहम रोल निभाया अपना। ठीक है, इनके शब्दों में जो थी बिल्कुल इनके साहित्य में निर्भीकता भरी हुई है। अब हम बात करते हैं कौन से पाठ के संदर्भ में हम ये जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। इन्होंने कौन सा पाठ लिखा? विदाई संभाषण। ये किस प्रकार की रचना है इनकी? एक व्यंग्यात्मक रचना है, जो कि शिव शंभू के चिट्ठे का ही एक क्या है? अंश है। तो ये विदाई संभाषण क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे का क्या है? एक अंश है, उसी में से ये लिया गया है। अब हम देख लेते कि इसमें कवि ने क्या कहा है। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति, कृति मैंने बताया था रचना, और सर्वाधिक चर्चित मतलब उसके चारों तरफ चर्चे हो रहे थे, तो शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। ये पाठ वायसराय करजन, जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे। ये हमारे भारत के वायसराय रहे। कब? 2 समय में वायसराय रहे, 1899 से 1904, इसका मैं क्या याद करके करना है, 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे। के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। और ये भाई इतना कट्टर था जो लॉर्ड कर्जन था। एक तो आप सबको पता है कि 1905 में इसने बंगाल विभाजन किया, देश के इसके अलग कर दिया था इसने, 2 टुकड़े कर दिए, तो कौन सा अच्छा रह गया? तो उस समय देश में क्या हलचल मच रही थी, लोगों का कैसा हाल था, कैसी स्थिति थी, उस सारी स्थिति को, और ये कर्जन जो है, जो क्रूरता दिखाता था भारतीयों के प्रति, जो भेदभाव करता था, तो वो सारी बातें इन्होंने किस में लिखी है? शिव शंभू के चिट्ठे में। के शासन में भारतीयों की तरफ खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए। कवि कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि लॉर्ड कर्जन बुरा था, बुरा तो था ही, उसके साथ साथ इन्होंने कई विकासात्मक कार्य भी किए, नए नए आयोग बनाए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना
एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना। समझते हैं इस बात का मतलब इन्होंने जो विकास के कार्य किए, वो विकास कार्य हिंदुस्तान के लोगों के हित में नहीं थे। हिंदुस्तानी लोगों के या भारतीय लोगों के विकास हितों को ध्यान में रखकर ये विकास कार्य नहीं किए। इसने जो भी आयोग बनाए वो भी भारतीयों के हित में नहीं थे। इनका उद्देश्य क्या था? गोरों का वर्चस्व स्थापित करना। मतलब ये चाहता था कि हर जगह गोरों लोगों का यानी कि ब्रिटेन का ही स्थायित्व ये रहे, वर्चस्व स्थापित रहे, हर जगह उन्हीं का जो बोलबाला रहे, ये इनका मतलब था। साथ ही इस देश के जितने भी संसाधन थे, मतलब जो हमारे संसाधन हैं जिनसे हमारी आजीविका चलती है और जो हमारे काम धंधे जिससे पूरे होते हैं, जो हमारे संसाधन है, अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। मतलब उनका यह था कि भारतीयों के पास जो कुछ भी है वो सब अंग्रेजों के हित में प्रयोग किया जाए और वो भी सर्वोत्तम तरीके से प्रयोग किया जाए। और उनका ये मानना था, किसका? लॉर्ड कर्जन का, कि जो कुछ भी किया जाए यहाँ पर विकास कार्य वो सब गोरों के हित में हो और जो भारत के संसाधन है उन सब का अंग्रेजों को हित में लगा दिया जाए। भाई ये इसका मतलब था, आप सीधा सा समझ लेना। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। मतलब कोई सा भी स्तर हो, चाहे वो पढ़ाई का स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, चाहे आर्थिक स्तर हो, हर स्तर पर उन्होंने ये चाहा कि अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। मतलब सरकारी निरंकुशता मतलब एक ऐसा बोलबाला जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो। मतलब वो जो करे मनमानी करे किसी भी तरीके से। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस की स्वतंत्रता, हमारा मीडिया, ये तो आपको पता है आज़ाद होता है देश का संविधान, हमारा एक चौथा स्तंभ है हमारी व्यवस्था का, लेकिन इसने क्या किया? उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसे पता था कि जो भी तू काम करेगा, अंग्रेजों के हित में काम करेगा और भारतीयों के साथ अन्याय करेगा तो जनता भड़केगी, पब्लिक भड़केगी और ये लोग क्या करेंगे? जो हमारी पत्रिकाएं हैं, जो समाचार पत्र हैं, इनमें छाप देंगे और पब्लिक भड़क जाएगी। इस वजह से उसने क्या की? प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगह पर नीचा देखना पड़ा। इसने क्या किया कि एक सिफारिश लगा दी थी कि उसकी पसंद से काउंसिल जो होती थी, उनकी जो सभा होती थी, जैसे अपने विधानसभा और विधान परिषद और ये अपने इस तरह से होती हैं, उनके काउंसिल होती थी, उसमें उसने क्या किया था? अपने मन पसंद का एक अंग्रेज सदस्य को नियुक्त करवा दिया था। इस वजह से क्या हुआ? जो उनकी सरकार थी, किसकी? कर्जन की जो सरकार थी, जो ब्रिटेन में भी बैठे थे और जो यहाँ भी बैठे थे, वो सारे क्या हो गए? इससे नाराज हो गए। दोनों जगह पर इसको नीचा देखना पड़ा। और फिर इसने क्या किया? क्षुब्ध होकर मतलब नाराज होकर या निराश होकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापिस इंग्लैंड चल गए। चलो कुछ तो इसके साथ अच्छा हुआ और इसे पता चला कि जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो कैसी दशा होती है। जब इसने इस्तीफा दिया और वापिस वो इंग्लैंड चला गया। किस लिए गया? किसके उसमें गया? वो किसके उस चक्कर में फंसा कि इस काउंसिल में उसने अपने मनपसंद का एक अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवा दिया था। उस चक्कर से सरकार उससे नाराज हो गई और इसने इसमें नाराज गुस्से में आकर इसने इस्तीफा देकर वापस कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। तो इस पाठ में क्या दिखाया गया है? इस पाठ में मतलब विदाई संभाषण में क्या दिखाया गया है? पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। कि देखो कितना अच्छा इसने व्यंग्य किया है कि तू भारतवासियों को लॉर्ड कर्जन ने इतना बेबस, दुखी कर रखा था, लाचार कर रखा था कि एक दिन एक ऐसा समय आया कि खुद लॉर्ड कर्जन बेबस, लाचार दिखाई दिया। तो इसने उससे जोड़ा है कि कर्जन देख, यही हालत भारतीयों की भी होती है। ऐसे जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ये दिखाने की कोशिश की गई कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। और इस पाठ में ये भी दिखाया गया है कि शासन अगर क्रूर है, जनता के हित में नहीं चलता है, वो अपनी मनमर्जी करता है, शासन के आतताई मतलब वो अपनी मनमर्जी करता है, तो हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो
या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहित्यिक गद्य का भी नमूना है। साहित्यिक गद्य का भी नमूना है। ये फिर से इनके, देखो मैं बता देती हूँ, फिर से इनकी भाषा शैली की विशेषता बन जाती है कि इन्होंने जो विदाई संभाषण है कब लिखा था, जब ये उस समय लिखा था जब लॉर्ड कर्जन ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसमें क्या दिखाने के लिए लगाया कि इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को बेबस कर रखा था, दुखी कर रखा था और लाचार बना रखा था। और एक दिन ऐसा आया कि लॉर्ड कर्जन जो है खुद बेबस, दुखी एवं लाचार हो जाता है। किस वजह से? जब वो इस्तीफा देकर इंग्लैंड जाता है। ठीक है, एक दिन खुद ऐसा ही दिखाया था। दोनों की मनोस्थिति को इस पाठ में दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में, उस समय जब ऐसा माहौल चल रहा हो, ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही ये एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। तो मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन करके बता दिया है, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। और इसमें से अगर जो रट्टाफिकेशन वाले हैं भाई, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, चाहे आप याद करके चाहे समझ के कैसे भी करें। अब इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताती हूँ यहीं पर, और हम देखते हैं कि इससे कुछ अलग हट के थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि आपको पता है कि इनका जन्म 1865 में हुआ था, मृत्यु 1907 में हुई थी। 3 इनकी रचनाएं थी, शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। और संपादन किस किस का किया? अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। भारत मित्र कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता से। इन्होंने इसका संपादक भार कब संभाला था? 1899 में। ये इतनी बात आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। इनका जन्म 1865 में कहाँ पर हुआ था? गुड़ियानी गांव में हुआ था, जो आज के झज्जर में पड़ता है, पहले रोहतक में पड़ता था। आरंभिक में इन्होंने ये महान हस्ती मतलब बाल मुकुंद गुप्त जी, तो इन्होंने आरंभिक शिक्षा किस में की थी? उर्दू में की थी। बाद में इन्होंने क्या सीख ली थी? हिंदी सीख ली थी, और हिंदी में काफ़ी महारत भी इसने हासिल कर ली थी इन्होंने। और उर्दू के पहले अच्छे जानकार थे। और मैं इनकी आपको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि स्टोरी टाइप में आपको ध्यान में रह जाए। विधिवत इन्होंने पढ़ाई जो की थी, 21 वर्ष की आयु तक इन्होंने मिडिल कक्षा पास की थी। और उसके बाद की जो पढ़ाई की उसने स्वाध्ययन से की, खुद अपने अध्ययन से की। ठीक है, और इन्होंने ये रचनाएं लिखी, व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी, शिव शंभू के चिट्ठे। और साहित्य में अगर इनका स्थान देखें तो भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी का काम करते हैं इन्होंने। आपको पता है कि यहाँ जो भाषा थी और यहाँ जो भाषा थे, द्विवेदी जी जो थे, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को सुधारने के इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। तो यहाँ से यहाँ तक जो हिंदी का सफ़र था उसमें काफ़ी सुधार होता है, और इन्हीं के बीच में ये थे। तो ये भी भाषा को एक सटीक रूप देने में, एक अच्छे शुद्धता के साथ प्रयोग करने के पक्षधर थे। कौन? बाल मुकुंद गुप्त जी। ये सब मैंने आपको बता दिया। और शिव शंभू का जो न, ये जो विदाई संभाषण है, इसमें क्या बताया है? लॉर्ड कर्जन के दुख, बेबसी, लाचारी को दर्शाया गया है। किसके? भारतीयों के साथ साथ उनकी भी बेबसी, लाचारी और उनको एक समान सा बताया है। और इन्होंने ये कहा है कि देखिए, जब कोई भी सरकार या कोई भी शासन जब जनता पर मनमानी करता है तो हर किसी को इतना ही बुरा लगता है जितना कर्जन को लग रहा था। कि जिस दिन कर्जन पब्लिक पर ये सब अत्याचार कर रहा था तब तो खुश हो रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो खुद लाचार बन गया। जब उसके ऊपर किसी ने अत्याचार किया तो उसे पता चला। देखो कितना बेबस था। तो मैं आपको और क्या बता रही थी? रचनाएं होगी, जीवन परिचय हो गया, उनके संपादन किस किस चीज़ का किया वो भी हो गया है। और अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी साहित्यिक विशेषताएं। ठीक है, साहित्यिक विशेषताओं पे और बात कर लेते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देती हूँ थोड़ी सी। नंबर 1 बताया था मैंने, राष्ट्रीयता की भावना। किसकी? राष्ट्रीयता की भावना। मतलब वो क्या थे, अपने पत्र, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी थी। अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पब्लिक के अंदर जागरूकता का आह्वान कर रहे थे, लोगों को सचेत कर रहे थे। समाज में जो उनके साथ अन्याय कर रही थी सरकार, उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे, आंदोलनों में भाग लेने के उकसा रहे थे। ये सब आप इस राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर
नहीं सॉरी, राष्ट्रीय भावना के अंदर आप ये लिख सकते हो, राष्ट्रीय भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। दूसरा उनकी साहित्यिक विषय था गांधीवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधाराओं में गांधी जी सत्य, अहिंसा, त्याग के पक्षधर थे और ये भी उन्हीं बातों के पक्षधर थे। ये उन्हीं बातों पर चलते थे। इनका सत्य, अहिंसा, त्याग में पूरा विश्वास था और इन्होंने अपनी एक आशीर्वाद, इनकी काव्य रचना है, आशीर्वाद एक काव्य रचना है जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों के जीवन यापन के लिए लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है और विदेशी वस्तुओं का ये चरखे से ही, हमें चरखे से सूत काटना चाहिए। ये सब बातें इन्होंने अपने इस आशीर्वाद काव्य में कही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं ये। और तीसरा है लोक जागरण। लोक जागरण, लोक मतलब जनता, जागरण मतलब जगाना। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब पब्लिक को जगाते थे अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और ये कहते थे कि अपने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो, चरखा काटो, स्वदेशी वस्तुओं को यूज करो, प्रयोग करो। समाज सुधार की भावना, समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ थी और जो नारियों का जो शोषण हो रहा था, समाज के अंदर जो स्वार्थीपन था, जो सामाजिक विसंगतियाँ थी, उनके ऊपर भी इन्होंने अपने साहित्य में प्रकाश डाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज सुधार की भावना भी थी। अनुवाद कार्य मैंने आपको बता दिया था कि रत्नावली वाटिका का, जो संस्कृत की रत्नावली वाटिका है, उसका हिंदी में अनुवाद किया, बांग्ला की भड़ेल भागिनी का सुंदर अनुवाद किया। तो ये इनकी साहित्यिक विशेषताएं थी। आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एकदम बंद कमरे में वीडियो बनानी पड़ती है, तो प्लीज़ आप लोग मोटिवेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आपका ऐसा रिस्पॉन्स आए तो हमें भी खुशी होगी। धन्यवाद।